नमस्कार। आज का टॉपिक है मनसबदारी व्यवस्था या मनसबदारी सिस्टम। देखिए ये है क्या। आप अगर देखते हैं ईयर 1526, तो ये वही साल है जब मुगल्स भारत आते हैं और बाबर पानीपत का वॉर लड़ता है इब्राहिम लोदी से, और जीतने के बाद लगभग 300 साल से ज़्यादा मुगल्स यहाँ पर अपना शासन करते हैं। 1857 में जब रेवोल्यूशन होता है, ये इतना, अगर आप इसे देखेंगे 331 वर्ष, ठीक है ना। इतना बड़ा एक टाइम पीरियड मुगल्स ने शासन किया। और ये वही दौर था जिस दौर के अंदर एक वो दौर भी आया कि भारत के पास पूरे विश्व का लगभग 25% धन था। 25%। इंडिया की इकोनॉमी आप क्या रही होगी समझ सकते हैं। वो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा मजबूत बनी कैसे? जी हाँ, वो बनी, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। आज आपसे एक ऐसी व्यवस्था जो प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी, मनसबदारी। ये कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखोगे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री, ठीक है ना, दोनों ही तरीके से भारत में काम करती है। तो आपको हम बता दें, द मनसबदारी सिस्टम वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करने का सबसे बेहतर क्या था? मनसबदारी। इट फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री बैकबोन ऑफ द एम्पायर एंड हेल्प द मुगल रूलर्स मेंटेन सेंट्रल कंट्रोल ओवर देयर टेरिटरी। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो प्रशासनिक और सैन्य होने के साथ साथ मुगल प्रशासन की रीढ़ साबित हुई, और उसने इतने लंबे टाइम तक भारत में अपने आप को व्यवस्थित बनाए रखा। उसके साथ साथ जो कंट्रोल था वो केंद्र की तरफ बनाए रखा। द मनसब वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक टर्म मीनिंग रैंक। मनसब का जो अर्थ होता है वो होता है रैंक या पोजीशन, जैसे कि होता है आईएएस आईपीएस, तो उसी तरह से मनसब होता था, है ना। आप देखेंगे इसका जो आप जिक्र देखते हैं तो अबुल फजल की आईने अकबरी में मिलता है। ये मुबारक आप यहाँ से काट देंगे। अबुल फजल की आईने अकबरी में मिलता है। और मनसबदारी जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, उसको अकबर ने 1561 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे, द सिस्टम कंबाइंड सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इनटू अ सिंगल स्ट्रक्चर एंड बिकेम एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मुगल governance. Through this system, the emperor controlled nobles, maintained a strong cavalry force, and reduced the power of hereditary chief. ठीक है ना। द मनसबदारी सिस्टम वॉज इंस्पायर्ड बाय मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशनल सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया। हाउएवर, देखिए ये जो एक व्यवस्था थी ये कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया और पर्शिया की व्यवस्था से प्रभावित थी। आईने अकबरी में आप देखेंगे कि अकबर ने 66 ग्रेड्स, 66 प्रकार के मनसब के बारे में बात की है, जो कि शुरू कहाँ से होते थे? 10 हॉर्समैन से 10,000 हॉर्समैन तक। बट 33 ग्रेड्स केवल ऐसी थी इन 66 में से जो कि एक्टिवली वर्क कर रही थी। दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द डेसिमल अरेंजमेंट्स। एवरी मनसबदार हैड टू मेंटेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ हॉर्स। जो भी मनसबदार था उसको फिक्स नंबर ऑफ हॉर्सेस अपने बना के रखने चाहिए थे कैवलरी मैन के साथ। एंड मिलिट्री इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू हिज रैंक। देखिए, जैसे कि जो शासन था, जो मुगल शासन था, वो तो सेंटर से चल रहा है, ठीक है ना। पहले वो आगरा से चलता था, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो दिल्ली से चलने लगा। लेकिन वो पूरा कंट्रोल इतने बड़े एरिया पर कैसे करेगा भारत, मुगल्स, ठीक है ना। तो उसके लिए इन्होंने क्या कर रखा था? उसके लिए इन्होंने कर रखा था कि मनसबदारी व्यवस्था लेकर आए थे, जिसके अंदर से एक रैंक होता था मनसब, उसमें जात और सवार होते थे, ठीक है ना। ये जात हो गया और ये सवार हो गया। जात एक रैंक होता था जो पर्सनल स्टेटस बताता था, सैलरी बताता था, और उनकी मनसब की क्या हैसियत है ये बताता था। उसके अलावा जो सवार होता था वो ये बताता था कि आपके पास घुड़सवार कितने होंगे, कैवलरी मैन कितने होंगे, ठीक है ना। तो ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था ने एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रूप से कैसे सहायक हुई? क्योंकि देखिए, जो ये होते थे, जात होते थे और सवार होते थे, इनको ये अधिकार दिया जाता था कि आप अपने इस मनसब से, इतने इस क्षेत्र से आप क्या करेंगे? रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको शक्ति बनाए रखने के लिए आपको क्या चाहिए?
कुछ आपको कैवेलरी मैन भी चाहिए और आपको हम रैंक देते हैं जात का, ठीक है ना। अब उसके साथ साथ अगर किसी दूसरे क्षेत्र को आपको जीतना है या विजय करनी है मुगल प्रशासन को, तो मुगल इनसे क्या लेते थे, कैवेलरी मैन लेते थे और उसके बदले इन्हें क्या देते थे, इन्हें संरक्षण देते थे। इसके अलावा मनसब जो एक रैंक होता था वो प्रोवाइड भी कौन करता था, मुगल्स करते थे, सेंट्रल, ठीक है ना, सेंटर से इन्हें प्रोवाइड किया जाता था। द मनसबदार वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन देयर जात एंड सवार। तो ये देख लीजिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैटेगरीज है क्या है, ठीक है ना। इसके साथ आप देखेंगे और ये जो तीन जो इनके वर्ग हैं, तीन जो श्रेणियां हैं इनकी, वो उनके पावर्स को, उनके स्टेटस को, उन सबको डिनोट करती हैं, ठीक है ना। मनसबदार वर डायरेक्टली अपॉइंटेड प्रमोटेड, देखिए उनको मनसबदार को अपॉइंट करना, प्रमोट करना, डिसमिस करना वो कौन करता था, एम्परर करता था, रूलर करता था, शासक करता था, जो भी केंद्र में बैठा होता था। द इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ इंडिपेंडेंट पावर सेंटर इमर्जिंग अमंग द नोबल्स, ठीक है ना। ये केंद्र में कहीं ना कहीं केंद्र को शक्तिशाली बनाए रखता था। द मनसबदार रिसीव्ड सैलरी ईदर इन कैश और थ्रू जागीरदारी सिस्टम। देखिए या तो ये अपने कैश के अंदर लेते थे अपनी जो भी सैलरी होती थी, या इसके अलावा क्या करते थे, इन्हें एक जागीर दे दी जाती थी, मतलब एक पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता था, वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करते थे और उसका एक छोटा सा पार्ट अपने पास रख के बाकी कहाँ पर, मुगल का जो खजाने होते थे, जो ट्रीजरी होती थी उसमें जमा कर देते थे, ठीक है ना। अंडर द जागीरदारी अरेंजमेंट अ मनसबदार वाज असाइंड द रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर, वही है, ठीक है ना। द मेथड हैड द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल एंड सोल्जर्स। इस व्यवस्था के थ्रू सेंटर को, मुगल एम्पायर को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करनी पड़ती थी इतनी बड़ी सेना की, क्योंकि वो अपनी एक सेना रखता था, वो अपना एक सब कुछ एक व्यवस्था रखता था। लेकिन उसके अलावा जो पूरा मुगल एम्पायर अगर आप देखोगे उसको, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बेहतर तरीके से चलाने के लिए उसको क्या होता था, मनसबदारी व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। और ये बनाई किसने थी, अकबर ने बनाई थी। अब देखिए इसके बाद अकबर के बाद जैसे जहांगीर आए, तो जहांगीर ने इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस लेके आए। जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया दो अस्पा और तीन अस्पा, ठीक है ना। तो ये दो अस्पा और तीन अस्पा किसने इंट्रोड्यूस किया, जहांगीर ने, जिनको सलीम भी कहते हैं। अंडर दिस अरेंजमेंट सेलेक्टेड नोबल्स वर अलाउड टू मेंटेन अ लार्जर नंबर ऑफ कैवलरीमैन विदाउट इंक्रीजिंग देयर जात और रैंक। इनका रैंक जो होता था वो सेम होता था, लेकिन इसके अंदर क्या करते थे, अपने जो कैवलरी मैन होते थे, जो घुड़सवार होते थे, उनको बढ़ा सकते थे, ठीक है ना। दिस रिफॉर्म इम्प्रूव्ड मिलिट्री इफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथन द कैवलरी सिस्टम ऑफ द एम्पायर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दो अस्पा और सिंह अस्पा जो जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया उसने इम्प्रूव किया मिलिट्री इफिशिएंसी को, और उसके साथ साथ जो घुड़सवार जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसके साथ क्या हुआ, आप देखेंगे कि रेवेन्यू इंक्रीज होने लगा। और उसी का परिणाम था कि शाहजहाँ के काल आते आते, जब शाहजहाँ को आप देखेंगे तो वो लाल किला भी बनवा रहे हैं, रेड फोर्ट जिसे बोलते हैं, वो ताजमहल भी बनवा रहे हैं, वो आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, क्योंकि ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी इतना ज़्यादा इफ़िशिएंसी थी इसके अंदर, और कंट्रोल थी सेंटर से। तो मैंने आपसे कहा ना कि लगभग शाहजहाँ के टाइम पीरियड के अंदर अगर आप देखते हैं 22% पूरे दुनिया का जो पैसा था, धन दौलत थी, वो मुगल्स के पास थी, वो भारत के पास थी, ठीक है ना। मतलब भारत, इसीलिए तो अंग्रेज़ यहाँ पर अट्रैक्ट हुए, इसीलिए तो अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा। अगर जिसके पास कुछ होगा ही नहीं उसे लूटेंगे कैसे, भारत के पास बहुत कुछ था। तो इनकी जो ये सिस्टम था इसने इस तरीके से डेवलप किया था। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया, ये भी बताया कि जो इनका ट्रेड था, जो है ना दूसरे देशों से था, वो भी इतना ज़्यादा उन्नत अवस्था में था। तो इसी तरह से आप देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही थी। शाहजहाँ ने भी देखिए इसमें रिफॉर्म किए, जो जहांगीर के बाद ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ द एम्पायर फेस्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द शॉर्टेज ऑफ जागीर। अब देखिए इतनी ज़्यादा जागीर बांट दी गई थी कि उनके पास जागीर बांटने के लिए नहीं बची थी। तो उन्होंने क्या किया, और उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी आ रहा था, उसी तरह से जैसे आज भारत के ऊपर आ रहा है ना। तो शाहजहाँ के पास फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा था। हालांकि देश को चलाने के लिए मुगल जो एम्पायर था उसको चलाने के लिए प्रेशर नहीं आ रहा है, उनके ऊपर आ रहा था जात सवार और इन मनसबदारी व्यवस्था को प्रॉपरली बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमेशा तो सबको सैलरी नहीं मतलब नहीं मिल रही थी ना, इनको जागीर दी जा रही थी, लेकिन वो जागीर बंटती जा रही थी।
अब उसके बाद क्या हो गया, शॉर्टेज हो गई उसकी। टू सॉल्व दिस इशू सैलरीज वर लिंक टू द एक्चुअल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। इन्होंने क्या किया कि हम डायरेक्ट आपको क्या करेंगे, मंथली बेसिस पे, चाहे वो 6 मंथ का हो टाइम पीरियड या 8 मंथ का हो या वो 12 मंथ्स का हो, हम उसके बेस पर क्या करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे और जागीर हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि शॉर्टेज हो चुकी थी, है ना। द पॉलिसी रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द इम्पीरियल ट्रेजरी, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो द मनसबदारी सिस्टम प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग मुगल एम्पायर, हम बात कर ही चुके हैं। इट हेल्प्ड इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बाय मेकिंग नोबल्स डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एम्पायर। इससे क्या हुआ, जो बड़े बड़े जो अमीर थे वो कहाँ हुए, अमीर का मतलब यहाँ पर क्या है, जो इलीट क्लास थे, जो कि मनसब थे, वो किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड थे, वो डायरेक्टली थे सेंटर, मुगल एम्पायर पे जो सेंट्रल पावर थी उस पर डिपेंड भी थे, ठीक है ना। द सिस्टम रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री क्लास इन्फ्लुएंस ऑफ हियरार्की, ठीक है ना। इट ऑल्सो इस्टेब्लिश अ मेरिट बेस्ड हियरार्की इन विच प्रमोशन डिपेंडेंट मेनली ऑन द लॉयल्टी, मिलिट्री सर्विस एंड इफिशिएंसी। देखिए ये व्यवस्था जो थी ना, ये ऐसी नहीं थी कि ये वंशानुगत थी हियरार्की, क्या किसी के फादर को मिली हुई है तो उसके बाद उसके बेटे को मिलेगी, नहीं। ये योग्यता पर आधारित थी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है उस पर आधारित थी। अगर आप लॉयल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको कमा सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मृत्यु हो गई या आपसे छीन भी सकता था, वो जो मुगल थे वो छीन भी सकते थे उसको। इसका कहने का मतलब क्या है, ये बिल्कुल भी वंशानुगत नहीं थी, जिससे फ़ायदा क्या होता था, इसमें इफ़िशिएंसी बनी रहती थी। उन्हें पता था कि अगर हम बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो या मिलिट्री वर्क हो, अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारी जो जागीरें हैं वो क्या हो सकती हैं, हमसे छीनी जा सकती हैं। फर्दर द सिस्टम इनेबल्ड द मुगल रूलर्स टू मेंटेन अ लार्ज एंड ऑर्गेनाइज्ड कैवलरी फोर्स विच वाज एसेंशियल टू एक्सपेंशन एंड स्टेबिलिटी टू द एम्पायर। अब इसी व्यवस्था ने आप देखेंगे बाद में मुगल्स को इतना शक्तिशाली बना दिया कि औरंगज़ेब को अगर आप देखते हैं तो वो दक्कन की तरफ जाता है और साउथ के अंदर भी वो अपने अभियान चलाता है ना, और बेहतर तरीके से उनमें सक्सेस भी लेता है। डिस्पाइट इट द मनसबदारी सिस्टम सफर्ड फ्रॉम सेवरल वीकनेस स्पेशली ड्यूरिंग द लेटर मुगल पीरियड। लेटर मुगल पीरियड्स में एक अव्यवस्था भी फैली इस मनसबदारी से। ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब अगर आप देखते हैं, द नंबर ऑफ मनसबदार इंक्रीज रैपिडली, बहुत ज़्यादा तेज़ गति से क्या हो गया था, मनसबदारी जो था वो बहुत बढ़ गए थे, है ना। दिस क्रिएटेड अ शॉर्टेज ऑफ प्रॉफिटेबल जागीर। अब क्या हुआ था, जो प्रॉफिटेबल जागीर थी वो कम होती जा रही थी। इससे क्या हुआ, जागीरदारी क्राइसिस शुरू हुआ। तो ये जागीरदारी क्राइसिस सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो कब देखते हैं, औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में। अनदर वीकनेस वॉज दैट सोल्जर वर ऑफन मोर लॉयल टू देयर इमीडिएट मनसब। तो जो सोल्जर मनसबदार रखता था तो वो मुगल्स एम्पायर की प्रति लॉयल होने से ज़्यादा कहाँ पर लॉयल होते थे, वो मनसबदार के प्रति होते थे, ठीक है ना। फिर बाद में ये छोटे छोटे मनसबदारों ने विरोध भी किया, विद्रोह भी किया, जो भी एक कहीं ना कहीं मुगल शासन के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द बनता गया। करप्शन, false military records and misuse of jagir also became common during the later मुगल पीरियड। देखिए अगर आप देखेंगे तो करप्शन भी होने लगा। कहने का मतलब है, उन्होंने बता दिया हमारे पास 20,000 क्या है, कैवेलरी मैन है, मतलब घुड़सवार हैं, लेकिन होते कितने थे इन पे, जैसे इनके पास 5,000 है। अब इसने साइड वाला जो इसका नेबरिंग जो मनसबदार है उनसे ले लिए, कुछ इधर से ले लिए और दिखा दिए, और इन्होंने क्या किया, उस हिसाब से करप्शन बढ़ा दिया, जिससे कि मुगल जो सिस्टम था उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप देखेंगे इकोनॉमिकल लॉस देखने को मिले। द मनसबदारी सिस्टम वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, जिसने उसे इतना ज़्यादा वर्षों तक बनाए रखा। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, इट सक्सेसफुली कंबाइंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड विद मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता गया। ऑल्दो द सिस्टम लेटर फेस सीरियस फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। वो मैंने आपको बताया कि कैसे जागीर कम होने लगी थी, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि करप्शन भी अपने एक बड़े लेवल पे बढ़ गया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस सिस्टम ने बहुत बेहतर तरीके से मजबूत भी किया मुग़ल एम्पायर को, लेकिन बाद में यही एक व्यवस्था बाद में एक ऐसी भी रही जिसने बहुत ज़्यादा
अव्यवस्थित भी किया मुगल साम्राज्य को। ठीक है ना, तो ये टॉपिक इतना ही है।